तो आइडियल गैस इक्वेशन वो होता है जो पी वी इजकल टू एन आर टी को क्या करता है, फॉलो करता है। आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इजकल टू एन आर टी, डेरिवेशन कैसे है। अब जैसे हमने बॉयल्स लॉ में क्या देखा था कि v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p होता है, और चार्ल्स लॉ में क्या देखा कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t होता है। जब दोनों को इक्वेट करेंगे यहाँ तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p हो जाएगा। जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट r आ जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू पी वी इजकल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे आर टी हो जाएगा। फिर अगर हम n मोल की बात करेंगे तो पी वी इजकल टू कितना हो जाएगा, एन आर टी हो जाएगा। तो देखो n मोल के लिए पी वी इजकल टू एन आर टी, वेयर r इज नोन एज ए गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 8.31 जूल पर मोल केल्विन होती है। v जो हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ 1 ग्राम ऑफ द मास हो गया, m नॉट हो गया मॉलिक्यूलर मास हो गया, n हो गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, n हो गया आपका मास ऑफ द गैस अपॉन मॉलिक्यूलर मास। सो दिस इज 1 अपॉन m नॉट लिख सकते हैं। सो पी वी इजकल टू एन आर टी को पी वी इजकल टू 1 अपॉन m नॉट इंटू आर टी भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड दिस इज डिनोटेड बाय केबी। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होता है, इट इज द गैस कांस्टेंट पर मोल, पर मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। केबी, तो केबी इज इक्वल टू होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तो आर अपॉन एन ए इज नोन एज ए केबी। सो आर इज इक्वल टू केबी इंटू एन ए होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है इसको। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू होता है, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। सो अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है। सो पी वी इज इक्वल टू एन अपॉन, मतलब स्मॉल एन को हम कैपिटल एन अपॉन एन ए लिख सकते हैं, इनटू आर को हम के बी इंटू एन ए लिख सकते हैं, एन ए कट जाएगा। सो दिस इजकल टू पी वी इजकल टू कैपिटल एन के बी इंटू टी भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। मतलब कि पी वी इजकल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंटू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंटू टी। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो होता है उसकी वैल्यू 1.38 इंटू 10⁻23 जूल पर केल्विन होता है। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर के बारे में अगर हम देखें तो पी वी इजकल टू एन आर टी होता है, आर इजकल टू पी वी अपॉन एन टी होता है। तो आर इजकल टू प्रेशर इंटू वॉल्यूम अपॉन नंबर ऑफ मोल्स इंटू टेम्परेचर होता है। आर इजकल टू, ऐसे हम प्रेशर इंटू वॉल्यूम को थर्मोडाइनमिक्स में क्या बोलते हैं, वर्क बोलते हैं। सो इस इजकल टू यहाँ से हम बोल सकते हैं कि प्रेशर इंटू वॉल्यूम जो होता है वर्क होता है, अनडिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल इंटू टेम्परेचर होता है। सो ऐसा यूनिट जूल पर केल्विन मोल होता है, और सीजीएस यूनिट कैलोरी पर मोल डिग्री सेल्सियस होता है। आर की वैल्यू जो होता है एसआई के टर्म में अगर हम देखें तो 8.31 जूल पर केल्विन मोल होता है, और अगर हम सीजीएस के फॉर्म में देखें तो 1.98 कैलोरी पर मोल डिग्री सेल्सियस होता है। द साइज ऑफ द गैस, ये आइडियल की बात कर रहा है, आइडियल गैस की। द साइज ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल स्मॉल, आइडियल गैस में हम मानते हैं ऐसा। देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंगस्ट द मॉलिक्यूल ऑफ द गैस, नो रियल गैस फुलफिल द अबव कंडीशन, बिहेवियर ऑफ एन रियल गैस डिफरेंट फ्रॉम द आइडियल गैस। जो बिहेवियर होता है रियल गैस का वो आइडियल गैस से क्या होता है, डिफरेंट होता है बच्चों। नाउ अजम्पशंस ऑन विच केटीजी इज बेस्ट, ये अजम्पशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर में बोर्ड में आता है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में कुछ अजम्पशंस हैं जो कि हम लेकर के स्टार्टिंग से ही चलते हैं, तो ले रहे हैं हम अजम्पशन। पहला अजम्पशन, ऑल गैसेज कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर रिजिड, elastic, spheres, identical in all respect for a given gas and different for different gases. Size of the molecule is negligible compared with the average distance between the molecules. Third, the molecules are in a state of continuous random motion moving in all directions with all possible velocities. During the random motion, the molecules collide with one another and with the walls of the vessel. The collisions are perfectly elastic and there are no force of attraction or repulsion between the molecules. Fourth, between two collisions, a molecule moves in a straight path with a uniform velocity. Collision are almost instantaneous, बहुत ही सडन प्रॉब्लम, अचानक से हो जाता है, सडन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। नाउ नेक्स्ट इज द डेंसिटी रिमेन्स यूनिफॉर्म थ्रू आउट द गैस। थ्रू आउट द गैस जो डेंसिटी होता है वो क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। नाउ इसके बाद है एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए गैस। जो प्रेशर एक्सर्ट होता है कोई वेसल में, अगर गैस मॉलिक्यूल है तो प्रेशर जो एक्सर्ट जो करेगा वॉल पे वो कितना होता है। कंसिडर एन आइडियल गैस इनक्लोज इन ए क्यूबिकल वेसल, सपोज द साइड ऑफ द क्यूब आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, एन इजकल टू नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम हो गया। यहाँ पे देखिए एक क्यूबिकल बॉक्स लिया गया है जिसमें गैस रखा हुआ है। यहाँ पे ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, और ये आपका क्या है, जेड एक्सिस है, ठीक है। तो m हो गया मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, जितने भी मॉलिक्यूल हैं ईच मॉलिक्यूल का मास कितना है, m है। a जो हो गया एरिया ऑफ द बॉल हो गया, vx vy vz हो गया वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल इन x y एंड z डायरेक्शन। जो वेलोसिटी है मॉलिक्यूल का x डायरेक्शन में vx हो गया, ये देखो यहाँ पे भी रिप्रेजेंट कर रखा है, x डायरेक्शन में vx हो गया, y डायरेक्शन में vy हो गया, z डायरेक्शन में vz हो गया।
अगर कोई मॉलिक्यूल आता है और इस बॉल पे, ये जो बॉल है यहाँ पे, ये जो यहाँ पे बॉल है, ये जो बॉल है, इस पे अगर आकर के कोई टकराता है तो एक्स डायरेक्शन में आ रहा है, तो इस डायरेक्शन में आता है और टकराया और टकरा करके चला गया। मान लिया जाए कि एक्स डायरेक्शन से कुछ एंगल बना करके आ रहा था, तो अगर ये वेलोसिटी वी था उसका, तो ये दो कंपोनेंट बनेगा, एक कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में, एक कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में। जब ये टकराएगा तो टकरा करके जब जाएगा तो वेलोसिटी मान लिया जाए कि हमने तो पहले ही बोला कि इलास्टिक कोलिजन है, तो आने का अगर वेलोसिटी भी था तो जाने का भी वेलोसिटी भी होगा, तो इसका फिर से दो कंपोनेंट बनेगा, एक एक्स डायरेक्शन में, एक वाई डायरेक्शन में। अगर आप देखें तो एक्स डायरेक्शन में जो कंपोनेंट बना था बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन जो कंपोनेंट है एक्स डायरेक्शन में, वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, लेकिन जो वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट है वो दोनों सेम डायरेक्शन में है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो चेंज इन मोमेंटम होगा वो एक्स डायरेक्शन में होगा, वाई डायरेक्शन में कोई मोमेंटम चेंज नहीं हुआ है। ठीक है। As the collision is elastic, the molecule rebounds with same velocity in a y and z component. Minus vx, vy and vz is equal to velocity of molecule after collision. Change in momentum, तो x डायरेक्शन मोमेंटम कितना चेंज होगा, तो आने का अगर मास m था और वेलोसिटी x डायरेक्शन में कितना था vx, तो मास इंटू vx है, और ये वापस जब जा रहा है तो माइनस एम वी एक्स से जा रहा है, तो दिस इज द फाइनल मोमेंटम। माइनस एम वी एक्स क्या है, फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम कितना है, एम वी एक्स, सो दिस इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू माइनस एम वी एक्स माइनस एम वी एक्स, सो दिस इज माइनस टू एम वी एक्स। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द मॉलिक्यूल इन टाइम डेल्टा टी, डेल्टा टी टाइम में कितना डिस्टेंस मॉलिक्यूल ट्रेवल करेगा। तो मान लिया जाए कि ये जो आपने क्यूब लिया था, ठीक है, ये जो क्यूब लिया था इसका जो साइड है वो हमने एल माना है, हमने कितना माना है साइड एल। तो अगर मॉलिक्यूल इस बॉल से, बॉल ए से बॉल बी तक अगर जाता है तो मान लिया जाए इसको टाइम कितना लगता है, डेल्टा टी लगता है। और डेल्टा टी किसके बराबर है, डेल्टा टी जो टाइम जो लगेगा डिस्टेंस ट्रेवल करने में, तो डिस्टेंस किसके बराबर है, एल के बराबर है, जैसे इसके साइड के बराबर है। ठीक है। और इसी तरह से अगर आपने साइड एल लिया है तो क्यूब का ये वाला एरिया कितना हो जाएगा, ये एरिया कोई भी सरफेस एरिया जो होगा, वॉल का एरिया जो होगा वो कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा। और इस एल स्क्वायर को हमने ए माना है यहाँ पे, ये ए वही है एरिया ऑफ द वॉल। सो दिस इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय द मॉलिक्यूल इन टाइम डेल्टा टी, सो दिस इज एल इक्वल टू वी एक्स इंटू डेल्टा टी। एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना था, वी एक्स था, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना था, वी एक्स। कितना देर में पहुंच जाता है एक बॉल से दूसरे बॉल के पास में, तो डेल्टा टी टाइम में। तो डिस्टेंस एल इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी एक्स इंटू डेल्टा टी हो जाएगा। सो मॉलिक्यूल लाई इन द वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो एरिया कितना है यहाँ पे, ए है, तो ये हमारे लिए क्या है, जैसे एल लेंथ ही था ना और ए इसका एरिया है, तो टोटल वॉल्यूम, टोटल मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा, तो एल इंटू तुम्हारा कितना हो जाएगा ए, तो वही एल क्यूब है, लेकिन एल क्यूब की जगह पे एल को हम वी एक्स के टर्म में लिख रहे हैं, वी एक्स इंटू डेल डी टी के टर्म में लिख रहे हैं, बस, और कोई डिफरेंस नहीं है। सो दिस इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा, ए इंटू एल आ गया, सो दिस इज ए वी एक्स इंटू डेल्टा टी। So, on an average, half of such molecule are moving toward the ball and other half away from the ball. मान लिया जाए जैसे टोटल जो मॉलिक्यूल होगा इस कंटेनर में, आधा मॉलिक्यूल आकर के एक बॉल पे टकरा रहा होगा, तो आधा मॉलिक्यूल जा रहा होगा दूसरे साइड में जा रहा होगा, तो इसीलिए एवरेज यहाँ पे लिया गया है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हिटिंग द बॉल्स ऑफ द एरिया ए इन डेल्टा टी टाइम कितना हो जाएगा, तो 1/2 एंड दिस इज द वॉल्यूम इनटू एन क्या है आपका, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम हमने लिया था यहाँ पे, स्मॉल एन नहीं लिया गया कहीं पे, तो लेना है आपको स्मॉल एन जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, ये देखो लिया गया ना यहाँ पे, स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर इतने वॉल्यूम में हम जानना चाहते हैं, ये जो वॉल्यूम हमारे पास है यहाँ पे, ठीक है, ये जो वॉल्यूम हमारे पास है हम जानना चाहते हैं इसने में कितने मॉलिक्यूल हैं, तो एन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे वॉल्यूम आ जाएगा टोटल। ठीक है, टोटल मोमेंटम ट्रांसफर टू द वॉल इक्वल टू डेल्टा पी हो गया, सो डेल्टा पी इक्वल टू 2 एम वी एक्स इंटू 1/2 ए, तो जो टोटल मॉलिक्यूल हो गया, क्योंकि एक मॉलिक्यूल का मोमेंटम था ना, एक मॉलिक्यूल का चेंज इन मोमेंटम कितना था 2 एम वी एक्स, तो जितने मॉलिक्यूल आएंगे सबका मोमेंटम चेंज होगा, और मोमेंटम जो चेंज हो रहा है मॉलिक्यूल में वो किसको मोमेंटम ट्रांसफर कर रहा है, वॉल को मोमेंटम ट्रांसफर कर रहा है। तो वॉल को मोमेंटम कितना ट्रांसफर करेगा, तो जो मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल ने ट्रांसफर किया इंटू जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ने ट्रांसफर किया टोटल, तो ये टोटल इतना मोमेंटम हो जाएगा। तो यहाँ से हमने चेंज इन मोमेंटम निकाल दिया डेल्टा टी टाइम में। नाउ फोर्स कितना होता है, तो चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो दिस इज इक्वल टू, ये टोटल चेंज इन मोमेंटम आया है किसका, वॉल का। अरे जो पार्टिकल का मोमेंटम चेंज है, जो मॉलिक्यूल का मोमेंटम चेंज है टोटल, वही तो वॉल का होगा। ठीक है, तो ये हो गया डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, सो दिस इज इक्वल टू फोर्स निकल गया। सो प्रेशर ऑन द बॉल कितना हो गया, तो फोर्स अपॉन एरिया, तो दिस इज द फोर्स अपॉन एरिया डिवाइड किया तो एन एम वी एक्स स्क्वायर आ गया।
As the molecule move with different velocity, so we replace Vx square by its average value Vx बार स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे एज द मॉलिक्यूल मूव विद डिफरेंट वेलोसिटी सो बी रिप्ले। अब देखो बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे तो सबका वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में वी एक्स ही तो नहीं होगा। एक का वी एक्स होगा तो एक्स का वी एक्स वन होगा, तो एक्स का वी एक्स टू होगा, एक्स का वी एक्स थ्री होगा। तो इसीलिए कह रहा है कि वी एक्स स्क्वायर को हम रिप्लेस यहाँ पे उसके एवरेज वेलोसिटी से, जो एक्स डायरेक्शन में सभी मॉलिक्यूल का जो एवरेज वेलोसिटी होगा उससे हम रिप्लेस कर देंगे। ये सेम पेज दोबारा से आ गया बेटा यहाँ पे। Now, molecular velocity are almost equally distributed in different direction by symmetry। तो अच्छा, तो देखो तीनों डायरेक्शन में मॉलिक्यूल तो मूव करेगा। मॉलिक्यूल सिर्फ एक ही डायरेक्शन, हम तो एक डायरेक्शन में लेके कंसीडर कर रहे थे अभी, लेकिन मॉलिक्यूल तो सारे डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो सारे डायरेक्शन में वेलोसिटी तो हम सेम ही रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो वी एक्स बार स्क्वायर इजकल टू वी बार, क्योंकि देखो अभी एवरेज वेलोसिटी ले लिया, पहले हम वी एक्स ले रहे थे लेकिन हम यहाँ पे वी एक्स बार स्क्वायर ले रहे हैं। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी जो ले रहे हैं, ठीक है, जो यहाँ पे जो वी एक्स आया है ना वी एक्स स्क्वायर, तो एवरेज हमने बोला तो तीनों डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगा, सेम ही होगा। सो एवरेज वेलोसिटी कितना लेंगे, तो एवरेज वेलोसिटी इजकल टू 1/3 वी बार स्क्वायर लेंगे, क्योंकि देखो इन तीनों को जब ऐड करोगे, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी, जेड डायरेक्शन में वेलोसिटी, तो टोटल क्या आ जाएगा आपका। जैसे v वेलोसिटी होता है तो तीन कंपोनेंट होता है ना, वी एक्स, वी वाई एंड वी जेड। तो उसी तरह से अगर ये तीनों वेलोसिटी को ऐड कर रहे हैं तो इसका भी तो एक रिजल्टेंट होगा। तो ये रिजल्टेंट वेलोसिटी यहाँ पे v बार स्क्वायर यहाँ पे आ गया, और इस v बार को हम यहाँ पे अब पुट करेंगे। सो टोटल प्रेशर, तो अब ये टोटल प्रेशर आ गया वॉल पे। अब एक बॉल पे नहीं आ रहा है, अब टोटल प्रेशर, क्योंकि तीनों डायरेक्शन में आपने वेलोसिटी के लिए ले रहा है, आप ले रखे हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा वी बार स्क्वायर को बोलते हैं मीन स्क्वायर वेलोसिटी, और टोटल प्रेशर ऑन द वॉल आ जाएगा। क्योंकि एक्स डायरेक्शन की अगर बात करते, यहाँ पे जैसे हम एक्स डायरेक्शन की बात जब कर रहे थे तो एक्स डायरेक्शन में हमने चेंज लाया था, इसी तरह से वाई डायरेक्शन में भी ऐसा ही होगा, और इसी तरह से जेड डायरेक्शन में भी ऐसा ही होगा। तो हमने यहाँ पे इसीलिए तो हमने तीनों को कंसिडर कर लिया यहाँ पे, वी एक्स बार स्क्वायर, वी वाई बार स्क्वायर। और जब वाई में लेंगे तो वाई में जब लेंगे तो एक्स और जेड वाले कंपोनेंट को नहीं हम लेंगे, लेकिन लगेगा तो तीनों पे, क्योंकि मॉलिक्यूल तीनों डायरेक्शन में मूव करेगा। सो प्रेशर इजकल टू फाइनली यहाँ पे हो जाता है 1/3 mn इंटू वी बार स्क्वायर। देखो यहाँ पे आ गया था ना ये nm, तो वी एक्स को हमने वी एक्स स्क्वायर को हमने रिप्लेस कर दिया 1/3 वी बार स्क्वायर से। सो दिस इजकल टू प्रेशर इजकल टू 1/3 रो वी बार स्क्वायर। ये 5 नंबर में बोर्ड में आता है, याद रखना। नाउ इसके बाद है रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस रो एंड आरएमएस वेलोसिटी भी। तो देखो आरएमएस वेलोसिटी हम अभी आगे इसमें डिस्कस करेंगे कि आरएमएस वेलोसिटी क्या होता है। ऐसे देख लो, ऐसे आरएमएस वेलोसिटी बहुत सिंपल है। आरएमएस का होता है रूट मीन स्क्वायर। जो ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी था, इसका अगर रूट कर देंगे तो वो आरएमएस वेलोसिटी कहलाता है। ठीक है, तो ये आरएमएस वेलोसिटी को यहाँ पे वी आरएमएस से भी डिनोट करते हैं, सिंपल वी से भी डिनोट किया गया है। तो यहाँ पे सिंपल वी से डिनोट किया गया है, तो वही कह रहा है कि अगर आरएमएस वेलोसिटी से अगर रिप्लेस कर देंगे तो पी इजकल टू 1/3 रो वी बार स्क्वायर जो था, जैसे वी आर एम एस इजकल टू कितना होता है, रूट अंडर वी मीन स्क्वायर स्पीड जो होता है उसका स्क्वायर। तो दोनों का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, वी बार का स्क्वायर। तो इसीलिए इसको रिप्लेस कर दिया, एंड दिस इज द वी आर एम एस, ये आर एम एस वेलोसिटी है यहाँ पे। ठीक है, नाउ मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द गैस इजकल टू कितना हो गया, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। सो दिस इज 1 इंटू रो, सो रो हो गया। सो एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द गैस कितना हो गया, दिस इज ई डैश। सो दिस इजकल टू ई डैश इजकल टू 1/2 रो वी स्क्वायर हो गया यहाँ पे। नाउ प्रेशर, ये ऊपर क्या आ गया प्रेशर, और नीचे क्या है एनर्जी है पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द गैस। ठीक है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, तो इक्वेट अगर डिवाइड करोगे तो 2/3 आ जाएगा। सो प्रेशर और एनर्जी में यहाँ पे रिलेशन निकल गया। प्रेशर इजकल टू होता है 2/3 इंटू ई डैश होता है। सो प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए गैस इज इक्वल टू द 2/3 ऑफ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ट्रांसलेशन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द गैस। नाउ इसके बाद है काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ द टेम्परेचर। जो टेम्परेचर का काइनेटिक इंटरप्रिटेशन है, जो काइनेटिक एनर्जी में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में, उसमें क्या रिलेशन है टेम्परेचर का। तो कंसिडर 1 मोल ऑफ ए गैस पी वी टी एंड एम, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर एंड मॉलिकुलर मास ऑफ द गैस, रो इजकल टू मास अपॉन वॉल्यूम हो गया। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इजकल टू कितना हो गया,
प्रेशर इजकल टू 1/3 रो वी बार स्क्वायर हो जाएगा। डेंसिटी की वैल्यू मास अपॉन वॉल्यूम पुट कर दिया, सो प्रेशर इंटू वॉल्यूम इजकल टू कितना हो गया 1/3 एम वी बार स्क्वायर हो जाएगा। सो प्रेशर इंटू वॉल्यूम इजकल टू 1/3 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो 1/2 एम वी बार स्क्वायर इजकल टू कितना हो जाएगा, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। So 1/2 m v bar square is equal to average kinetic energy of 1 mole of the gas and this is denoted by कितना है E. So this is equal to pressure into volume is equal to हो गया तो 2/3 into कितना हो गया E. So ideal gas equation PV is equal to कितना होता है RT. So this is equal to 2/3 E is equal to RT हो गया. So E is equal to हो गया 3/2 into RT. N हो गया एवोगैड्रो नंबर, E हो गया मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ द गैस। सो मीन काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा, सो E डैश इज इक्वल टू E अपॉन N हो गया, तो दिस इज इक्वल टू 3/2 KB इंटू T हो गया। दिस इज द मीन काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। तो बच्चों KB इज इक्वल टू हो गया R अपॉन Na, सो दिस इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इक्वल टू गैस कांस्टेंट पर मोल। ये तो हमने पढ़ ही रखा है। Now mean kinetic energy per molecule is proportional to the absolute temperature of the gas. It is independent of pressure, volume and nature of the ideal gas. So E is equal to 1/2 m v bar square हो जाएगा. So this is 3/2 RT हो गया। हमने अभी पढ़ा कि this is equal to 3/2 RT होता है एनर्जी, तो हमने इसको इक्वेट कर दिया, ठीक है, यहाँ से। सो वी बार स्क्वायर इज इक्वल टू 3 RT अपॉन एम हो गया। सो हम जानते हैं वी आर एम एस इज इक्वल टू रूट अंडर वी मीन स्क्वायर का जो रूट होता है, ठीक है, स्क्वायर मीन स्पीड का जो रूट होता है वी आर एम एस कहलाता है। सो यहाँ पे वी आर एम एस इजकल टू आ गया आपका रूट अंडर 3 RT अपॉन एम आ गया। सो वी आर एम एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर क्या होता है, टी होता है। A square root of v bar square is known as the root mean square velocity, ठीक है, इसका रूट ले लेंगे तो इसको रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बोलते हैं। एट T इजकल टू 0, मतलब टेम्परेचर अगर 0 केल्विन के बराबर होता है तो वी आर एम एस की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। एब्सोलूट 0 एज दैट टेम्परेचर एट विच ऑल द मॉलिकुलर मोशन स्टॉप। एब्सोलूट 0 मतलब टेम्परेचर अगर 0 केल्विन होता है तो दिस इज नोन एज एब्सोलूट 0। एब्सोलूट 0 वो टेम्परेचर होता है जहाँ पे मॉलिकुलर मोशन क्या हो जाता है, सीज हो जाता है। कोई भी मोशन में कुछ भी मोशन नहीं होता, नहीं वाइब्रेशन, कुछ भी नहीं होता है मोशन में, सीज हो जाता है, ठीक है। मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन हमने बोला है बेटा कि इसको यहाँ पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसका जो रिजल्ट है मैक्सवेल ने जो दिया है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। और 3 स्पीड के बारे में मैक्सवेल ने बोला है, वन इज नोन एज एवरेज, अनदर इज नोन एज रूट मीन स्क्वायर एंड थर्ड इज नोन एज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। सो व्हाट इज एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड होता है, आपको पता है एवरेज कैसे निकालते हैं, जो डिफरेंट स्पीड होता है एन गैस मॉलिक्यूल का जो डिफरेंट स्पीड होता है सबको ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड करेंगे तो एवरेज स्पीड आ जाएगा। लेकिन इसी को मैक्सवेल ने अपने डिस्ट्रीब्यूशन जो उसने ग्राफ वगैरह प्लॉट किया था, इंटीग्रेट वगैरह करके उसने बताया था कि जो वेलोसिटी होती है, मीन वेलोसिटी जो एवरेज वेलोसिटी होता है रूट अंडर 8 kBT अपॉन पाई एम होता है। अगर RT के टर्म में लिखना चाहते हो तो रूट अंडर RT अपॉन पाई एम लिख सकते हैं। सो दिस इज इक्वल टू प्रेशर इंटू वॉल्यूम के टर्म में लिखना चाहते हैं तो रूट अंडर 8/पाई P इंटू वॉल्यूम, प्रेशर इंटू वॉल्यूम अपॉन एम के टर्म में आप लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज द रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो ये तो हमने पढ़ ही लिया कि जो मीन स्पीड होता है उसका स्क्वायर का मीन लेते हैं, सॉरी जो स्पीड होता है डिफरेंट मॉलिक्यूल का उसका स्क्वायर का मीन लेते हैं और उसका रूट करते हैं तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड आता है। और मैक्सवेल के अकॉर्डिंग वी आर एम एस इजकल टू रूट अंडर 3 kBT अपॉन एम आता है। RT के टर्म में लिखोगे तो रूट अंडर 3 RT अपॉन एम हो जाएगा, और अगर PV के टर्म में लिखोगे तो रूट अंडर 3 PV अपॉन एम हो जाएगा बेटा। यहाँ पे एक लास्ट में स्पीड होता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। सो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होता है कि जो मॉलिक्यूल होते हैं कंटेनर में, बहुत सारे मॉलिक्यूल की एक स्पीड होती है, उस एक स्पीड जो होता है जो डिफरेंट बहुत सारे मॉलिक्यूल का, उसको बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल। मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल की एक स्पीड जो होती है दिस इज नोन एज ए मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, इसको हम बोलते हैं। और उसकी वैल्यू अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल होती है रूट अंडर 2 kBT अपॉन एम होता है। अब इन तीनों का रिलेशन है बेटा, ठीक है, जैसे भी मीन इजकल हो गया रूट अंडर 8 kBT अपॉन एम, तो रूट अंडर 8/3 को बाहर रख लिया और 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से डिवाइड कर दो, तो 3 kBT अपॉन एम क्या कहलाता है, वी आर एम एस। तो ये वी आर एम एस हो गया तो क्या बच गया, रूट अंडर 8/3 बच गया। नाउ इसको कैलकुलेट करोगे तो 0.92 वी आर एम एस आ जाएगा। वी मोस्ट प्रोबेबल इजकल टू कितना होता है, तो इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 से डिवाइड कर दोगे तो 3 kBT अपॉन एम क्या होता है, वी आर एम एस क्या बच गया, रूट अंडर 2/3, इसकी वैल्यू होती है 0.816।
VRMS। तो यहाँ से देखने में यही पता चलता है कि VRMS सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद भी मीन होता है, उसके बाद भी मोस्ट प्रोबेबल होता है। और अगर इन सभी की वैल्यू अगर पुट करके यहाँ पे रेशियो निकालना चाहें आप KBT के टर्म में, तो VRMS इक्वल टू √3 √KBT अपॉन M हो जाएगा, ठीक है। और उसी तरह से भी मीन इक्वल टू √8 अपॉन पाई KBT अपॉन, सबको KBT अपॉन के M को बाहर रख लिया और सबका ये वैल्यू आ गया, सबके डिवाइड करोगे तो देखोगे कि ये रिजल्ट यहाँ पे आता है इन सभी का रेशियो। और अगर आप देखें तो VRMS हमने पहले ही कहा दिया कि देखिए VRMS जो होता है सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद एवरेज ज़्यादा होता है, उसके बाद मोस्ट प्रोबेबल ज़्यादा होता है, ठीक है। इसके बाद है डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है कि द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए डायनेमिकल सिस्टम आर डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स और इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब कंप्लीटली द पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम, ठीक है। जो डिग्री ऑफ फ्रीडम का फार्मूला है F इक्वल टू 3n-k है, वेयर वेयर n क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सिस्टम है, और k क्या है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशन बिटवीन द पार्टिकल्स है, ठीक है। k जो है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशंस हैं कि एक दूसरे, अगर 2 मॉलिक्यूल है, 3 मॉलिक्यूल है, 3 पार्टिकल हैं तो उन सभी में क्या रिलेशंस हैं। नाउ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मोनोटॉमिक, तो मोनोटॉमिक के केस में डिग्री नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने होते हैं, 1 होते हैं। मॉलिक्यूल ऑफ ए मोनोटॉमिक गैस कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल एटम, सो n इक्वल टू 1 हो गया, और कोई रिलेशन नहीं, जब सिंगल है तो कोई रिलेशन ही नहीं किसी से, तो k इक्वल टू 0 हो गया। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, 3n-k, सो दिस इक्वल टू 3 × 1 - 0, सो दिस इक्वल टू 3 हो गया। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए डायटोमिक गैस कितना हो जाएगा, सो मॉलिक्यूल ऑफ ए डायटोमिक गैस कंसिस्ट ऑफ ए 2 एटम, यहाँ पे 2 एटम होते हैं तो n इक्वल टू कितना हो गया 2, और एक रिलेशन यहाँ पे है, सो F इक्वल टू 3n-k, सो दिस इज 3 - 2 - 1 से, सो दिस इक्वल टू डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू कितना हो गया 5 हो गया। एट हाई टेम्परेचर अगर 5000 केल्विन पे चले जाएंगे तो यहाँ पे वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी आता है। एक्चुअली ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है यहाँ पे, जो 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम आपने देखा, ये 3 ट्रांसलेशनल होते हैं, 2 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। जैसा कि हमने आपको बता रखा है कि जैसे 2 अगर एटम होंगे, ठीक है, मोनोटॉमिक के केस में, जैसे एक एटम ये है, एक एटम ये है, तो एक्स में भी जा सकता है, वाई में भी जा सकता है, जेड में भी जा सकता है। तो 3 ट्रांसलेशनल और 2 रोटेशनल, ये वाई के अबाउट भी रोटेट कर सकता है, ये जेड के अबाउट भी रोटेट कर सकता है, लेकिन एक्स के अबाउट रोटेट नहीं करेगा क्योंकि एक्स डायरेक्शन में तो है ही ये, तो 2 के अबाउट में रोटेट कर सकता है। तो 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, 2 रोटेशनल होते हैं, तो टोटल 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। लेकिन अगर टेम्परेचर 5000 से ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है, वाइब्रेशन होता है, और ये इधर इधर मूव करेगा या तो दूर दूर भागेगा, ठीक है। तो इस तरह से वाइब्रेशन करेगा यहाँ पे, तो 2 एडिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम और यहाँ पे ऐड होते हैं, तो टोटल यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो जाते हैं 7, ठीक है। नाउ ट्राइएटॉमिक गैस की हम बात करें, ट्राइएटॉमिक मतलब जहाँ पे 3 एटम्स होंगे। तो देखो अब ये 2 तरीके से हो सकता है, या तो नॉन लीनियर हो सकता है, लीनियर हो सकता है। नॉन लीनियर के केस में क्या होता है, देखो इस तरीके से तीनों होता है, तो k की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, कितने रिलेशन हैं 3, एटम कितने हैं 3, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा 6, ठीक है। लेकिन अगर लीनियर होगा तो यहाँ पे रिलेशन कितने हैं, रिलेशन 2 है, डिग्री नंबर ऑफ एटम कितने हैं 3, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा बेटा। तो ये आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ तक याद रखना है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे।